नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने कल आपको सीआरपीसी 167 कराया था, सीआरपीसी 167 और आज हम आपको कराएंगे सीआरपी की 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176। मतलब कि यदि आप लॉयर हैं और आप तैयारी में भी हैं तो आपका सिविल प्रोसीडिंग में जाएं तो सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाएं तो फिर आप सीआरपीसी को बहुत मजबूत स्थिति में होना बहुत जरूरी है। सीआरपीसी का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को यदि हो, चाहे वो लॉ है या नहीं है, परंतु लॉ वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको बताएंगे सीआरपीसी की वो धाराएं जो बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। तो सीआरपीसी में जो पुलिस की कार्रवाई होती है जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस अपनी प्रोसीडिंग में लाती है सारे कामों को, उनके लिए, क्योंकि पुलिस स्वतंत्र होती है, यदि पुलिस को ये सूचना मिल जाती है या कहीं ये पता चल जाता है पुलिस के भारत साधक अधिकारी को कि कहीं कोई जुआ या कोई ऐसी घटना और बहुत ही गंभीर घटना घटित हुई है, तो फिर उसमें उसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो उस क्षेत्र का जो अधिकारी होता है, थाने का भारत साधक अधिकारी, उस संज्ञानिक अपराध में किसी भी व्यक्ति को उठा सकता है, गिरफ्तार कर सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो क्या कार्रवाई कर सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा हमने अवलोकन किया है, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर करिएगा। कुछ बच्चे इस तरह से कमेंट्स करते हैं कि जी सीआरपीसी तो बहुत टफ है। मैं कहता हूँ सीआरपीसी बहुत टफ नहीं है। यदि सीआरपीसी को आप इंटीग्रेटेड करके पढ़ो, स्टेप टू स्टेप पढ़ो और चैप्टर वाइज पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक गिरफ्तारी है, इस चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक जैसे कि विचारणा है, इस चैप्टर से इस चैप्टर तक जांच है, इस चैप्टर से इस चैप्टर तक अपील है। उन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बिल्कुल मस्त वाला होगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। सीआरपीसी 1973 जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय कोड संहिता 1973 1973, ठीक है ना। तो हमने कल आपको 167 सीआरपीसी के बारे में बताया था। तो लॉ के स्टूडेंट्सों के लिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से इसे लिखा है और मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति इसे देख ना पाए या समझ ना पाए। हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, उस चीजों को ध्यान करेंगे। जैसे सीआरपीसी की धारा 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण, ये कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जो अन्वेषण है वो पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण कैसे किया जाता है। मतलब कि कोई भी किसी भी चीज की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एसआई या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करता है और यदि जांच की जाती है तो सीओ रैंक का या मजिस्ट्रेट लेवल आदमी किया जाता है। तो चीजों को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप वकालत के पेशे में हैं तो इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखें। यदि जांच होती है, इट मींस इंग्लिश में उसे इंक्वायरी बोलते हैं। यदि इंक्वायरी करता है तो कौन करता है, मजिस्ट्रेट करेगा या सीओ, मतलब कि डीएसपी, मतलब राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित रैंक का अधिकारी करेगा। और उससे निम्न पंक्ति का अधिकारी यदि इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करता है तो कौन करता है, दरोगा करता है या इंस्पेक्टर करता है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। इसके अन्वेषण की जो है वो एसआई रैंक का अधिकारी करेगा या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करता है, ठीक है ना। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अन्वेषण, परंतु इसमें एक बड़ी खास बात है कि जब भी वो अन्वेषण करेगा तो अन्वेषण की रिपोर्ट अपने थाने को जरूर देगा। कई बार होता क्या है, किसी व्यक्ति को जो बड़ा गंभीर मामला होता है, जैसे सीओ को जांच सौंप दी या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच सौंप दी, तो उसकी रिपोर्ट उस थाने को जरूर सौंपेगा। ये कहता है 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण, मतलब कि जो व्यक्ति अन्वेषण करेगा वो उस थाने को उसकी रिपोर्ट जरूर प्रेषित करेगा। दूसरी बात, जब पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, अगला जो आता है 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है। जानते हो, ये कहता है रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, मतलब कि यदि व्यक्ति को एक बात मान कर चलिए, यदि उसके पर्याप्त सबूत ही नहीं है, पुलिस से गलती से पकड़ लेती है तो पुलिस को अधिकार होता है कि उसे छोड़ सकती है और यदि संभवतः किसी मामले की रिपोर्ट उस संबंधित मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है कि ये व्यक्ति जिसके बारे में हमें सूचना दी, जो हमने पकड़ा, उसके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि जिसमें से अभियुक्त बनाया जाए। तो 169 में जब कोई पर्याप्त सबूत, एविडेंस नहीं होता है ना, कंप्लीटली एविडेंस नहीं होता, तब उसे छोड़ा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अगला देखिए 170 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब मामलों की मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। 170 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 170 कहता है, आगे उल्टा 169 कहता है जब एविडेंस ही नहीं है तो पुलिस अभियुक्त कैसे बना
दोगे, है कि नहीं। अब 170 कहता है यदि वो अभियुक्त है, यदि उसने कोई ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कोई काम किया है, यदि वो एक्यूज्ड है, तो उस एक्यूज्ड की रिपोर्ट किसे देगा, संबंधित मजिस्ट्रेट को देगा और उसके सामने उसे उपस्थित भी करेगा। उन साक्ष्यों के जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। सपोज करो कि किसी ने तमंचा या ये क्या बोलते हैं इसे, ये देसी क्या चलाते हैं वो, कट्टे पट्टे या कुछ ऐसा अवैध हथियार पकड़ लिया, या कोई अवैध ऐसी कोई चीज पकड़ ली, या किसी को चोरी करते हुए कोई वस्तु को पकड़ लिया, कोई किसी भी व्यक्ति को, तो उस पर्याप्त सबूत के साथ में फिर मजिस्ट्रेट के पास उसे उस मामले को भेजेगा। साक्ष्य पर्याप्त हो तो तब मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है कि इस साक्ष्य के साथ हमने इसे गिरफ्तार किया और हम आपके सामने इसे उपस्थित कहते हैं। हमने बताया था कि सीआरपीसी 57 में एक सीधा प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड मतलब कि गिरफ्तार मुजरिम को भेजना ही भेजना होता है, मतलब लेकर जाना पड़ता है उसके सामने। अगला है जो कि 177 बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और अवरुद्ध नहीं किया जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ये कहता है कंप्लेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड फॉर अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड डू नॉट सब्जेक्टेड ऑफ रिट्रेंट्स, मतलब कि जरूरी नहीं है कि उस कंप्लेंट परिवादी जो कंप्लेनर है, दूसरी बात, और विटनेस के साथ कोई पुलिस अधिकारी जाए, अपेक्षा ना किया जाना, ना अवरुद्ध किया जाना, कोई किसी को इस तरह से प्रेस नहीं करेगा, कोई पुलिस अधिकारी उसे अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि पुलिस अधिकारी के पास अपने बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। तो परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ में जाने की अपेक्षा नहीं किया जाना और अवरुद्ध नहीं किया जाना। एक देखा होगा सिपाही या होमगार्ड वगैरह गिरफ्तार किया, उसे उसके साथ भेज देते हैं। आईओ किसी बड़े मामले में या कोई बहुत ही गंभीर घटना है तो ये चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास अपने क्षेत्र देखने का, अपना लिखत पढ़त का बहुत ज्यादा काम होता है, वो तो सिर्फ आरोप पत्र दाखिल करके गवाही में जाता है, और जो जहां उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, जो भी उसका निवारण या जो भी जिस तरह का होता है उसी के आधार पर वो प्रक्रिया वहां पहुंचाता है। बाकी जरूरी नहीं है कि किसी भी विटनेस मतलब किसी मामले का कोई कंप्लेंट है, कंप्लेंट करता है, या कोई विटनेस है, सबके साथ कौन जाए, पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी उसके साथ जाने के लिए उसे अवरुद्ध जोर नहीं दिया जाएगा। क्या बात। अगली बात है 172 172 धारा 172 है अन्वेषण में कार्रवाई की जानी है, अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव डायरी इन इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कोई दरोगा करता है तो जैसे जैसे कुछ व्यक्तियों से मिला उसे अपने डायरी में नोट डाउन करता है, उसे बोलते हैं हम केस डायरी। बिना डायरी के जब मजिस्ट्रेट साहब, जब ये पुलिस है, पुलिस कई बार क्या है कि पुलिस हमेशा गलत करती है, मोस्ट ऑफ गलत करती है, या किसी तत्व को छुपाने की कोशिश करती है, तो उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट पड़ती है। तो कई बार मजिस्ट्रेट साहब तलब कर देते हैं कि अब तक आपने इस इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, तो उन्हें डेली पर्चा काटना पड़ता है। इस व्यक्ति से मिला जी, इन लोगों से मैं मिला, तो उसे केस डायरी में सब लिखना होता है, किस दिन डेट वाइज सब कुछ देना पड़ता है। इसीलिए 171 173 जो कहते हैं अन्वेषण में डायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एमपी सिविल जज, उत्तराखंड सिविल जज और यूपी सिविल जज ने इसे पूछा है कि केस डायरी का मतलब जो है, जब भी ये होगा डायरी का, ये अन्वेषण की जो डायरी आएगी वो 172 आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितने भी मैं सेक्शन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 173 अन्वेषण में समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट सौंपना। इतला, इसमें इतला की उस व्यक्ति का नाम, किसके नाम रिपोर्ट्स है, क्या साक्ष्य हैं, सारी रिपोर्ट जब अन्वेषण पूरा कर लेता है, वो डायरी अपनी कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी रिपोर्ट फिर संबंधित मजिस्ट्रेट को देता है सीआरपीसी 173 के अंतर्गत। सीआरपीसी 173 में कहता है कि जाइए, हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इसमें गवाह है, ये व्यक्ति है, इसका नक्शा नजरिया, उसको सबको बनाकर आईओ को काम है कि उसका आरोप पत्र के रूप में दाखिल करता है, मतलब कि रिपोर्ट देता है। किसे देता है, संबंधित मजिस्ट्रेट को। अब आता है 174 आत्महत्या आदि का पुलिस जांच करना और रिपोर्ट देना। देखो आत्महत्या करना, यहाँ पे जो बड़ा मूवमेंट हो जाता है, तो बड़े मूवमेंट के लिए जो आईएएस पीसीएस आईपीएस जो होते हैं, इनका काम क्या है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आगे से जो वार करती है कौन करती है, एग्जीक्यूटिव, और पीछे से वार करती है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम है किसी भी मांग को एग्जीक्यूट करना, मतलब कि कार्रवाई करना। जब कोई आत्महत्या जैसी घटना किसी क्षेत्र में घटित हो जाती है तो वहां का कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है, जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मोस्ट ऑफ द एसडीएम ही जाता है। तो वहां पहुंचते हैं तो पुलिस अधिकारी से सूचित करता है कि साहब हमारे क्षेत्र में कहीं किसी ने आत्महत्या की, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। तो उस मूवमेंट में देखो सुनो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम क्या है, अपने क्षेत्र में, जैसे कि एसडीएम हो गया, उप जिला मजिस्ट्रेट, वो अपने यहाँ का डीएम ही होता है,
उसके अंदर 46 विभाग आते हैं, है ना। यदि किसी व्यक्ति के साथ वो क्या है, पब्लिक शांति बनाने के लिए तो है, रेवेन्यू कोर्ट्स देखता है। दे हैव गिवन टू 3 मेजर पावर बाय गवर्नमेंट्स फॉर एक्टिविटी मजिस्ट्रेट। जानते हैं एसडीएम के पास 3 पावर होती है। नंबर 1 मजिस्ट्रेटिव पावर, नंबर 2 जुडिशियल पावर, नंबर 3 कौन सी होती है? नंबर 1 एग्जीक्यूटिव पावर, नंबर 2 मजिस्ट्रेटिव पावर, नंबर 3 जुडिशियल पावर। तो उसके पास 3 पावर्स होती हैं। किसी की भी जांच कर सकता है, किसी की भी तलाशी ले सकता है, स्कूल की तलाशी ले सकता है, मतलब 46 विभाग माना जाता है। तो जब उस क्षेत्र में जो थाना लगता है उसमें यदि कोई ऐसी होती है तो बाहर साधक अधिकारी उसे सूचित करता है। किसे करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। वो सभी लोग जाते हैं आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करना और रिपोर्ट देना, और सीओ सर्कल ऑफिसर भी पहुंचते हैं, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। तो वहां जाकर ये देखते हैं कि इसकी बात, उसके बाद फिर उसकी जांच की जाती है, संबंधित व्यक्तियों से उसकी जानकारी ली जाती है कि बात है क्या, इसने स्वयं आत्महत्या की या आत्महत्या करने के लिए इसे प्रेरित किया गया। ठीक है ना। उन व्यक्तियों के नाम वगैरह सब इसमें होता है। ये आता है 74 में। तो हम फिर दोबारा से एक बार रिप्ले करते हैं। 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण, 169 जब साक्ष्य पर्याप्त को छोड़ देना, 117 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मजिस्ट्रेट को सूचित करना, 171 में कहता है परिवादी या साक्षी के साथ पुलिस अधिकारी को साथ ना जाना, 172 में कहता है अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी, 173 में कहता है कि अन्वेषण में समाप्त होने पर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट सौंपना, और 174 में कहता है कि आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करना और रिपोर्ट देना कि इसमें केस है संबंधित मजिस्ट्रेट को, जहां संबंधित मजिस्ट्रेट को उसका रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दांडिक अधिकारी। दंड देना और ना दंड देना किसका काम है? मजिस्ट्रेट का काम है। पुलिस का काम गिरफ्तार करके तथ्य सबूतों के साथ उसके सामने पेश करना है। तो मजिस्ट्रेट के पावर जो होती है, जिसके नाम में भी मजिस्ट्रेट लगा हुआ होता है, वो सभी लोग जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो मजिस्ट्रेट का मतलब है कि दंड देने वाला अधिकारी। मजिस्ट्रेट कितने होते हैं? मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं कायदे में। देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कायदे में तो 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। पहला मजिस्ट्रेट कौन सा होता है कायदे में? देखा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उससे सबसे ऊपर कौन होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन जब मेट्रोपॉलिटन होते हैं तो यही सरकार इन्हें कौन सा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी लगाती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे वहां का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी लगा देती है। ठीक है। लेकिन वो किसके अंतर्गत काम करता है? जिला न्यायाधीश के काम करेगा, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत काम करेगा, सीजीएम साहब के साथ करेगा, जो कि जिले का मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है उसके अंतर्गत, और कनेक्टिव हाई कोर्ट होता है। ठीक है ना। तो उसे कौन नियुक्त करती है? राज्य सरकार नियुक्त करती है। किसमें करती है? मेट्रोपॉलिटन सिटी में करती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन से होते हैं? जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, आगरा है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। तो इन सिटी में जाके इन सब चीजों को करती है। तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यायपालिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा कौन सा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीसरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये 3 मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है ना। इन्हीं मजिस्ट्रेटों में फिर आगे प्रक्रिया चलती चली जाती है। तो आज मैंने आपको कराया सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मैंने सेक्शंस कराए। कल मैंने सिंगल सेक्शन 167 आपको बताया था। आज मैंने कराए 168, 169, 170, 171, 172 मैंने आज आपको 173 और 174 मैंने सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 इतने सेक्शन के रोज 10-20 सेक्शन आप करोगे तो आपकी सारी चीजें बिल्कुल कष्टस्थ हो जाएंगी। जब आप मेरी वीडियो देखें, इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर डालें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। सारी चीज़ें बड़ी सरल भाषा में बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और मैं अब कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को डायलॉग लैंग्वेज पढ़ाने में, बाइलैंग्वेज, आपकी सारी चीज़ समझ में आएंगी। धन्यवाद।